तो नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी को गुड आफ्टरनून, है ना। कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से लाइव आ जाओ आप सभी लोग। और मेरे साथ जुड़ चुके हैं प्यारे बच्चों, गोलू कुमार जी हैं और सोनी राज हैं, गुड्डू कुमार हैं, राम दुलार हैं। भाई कितना प्यारा प्यारा सा क्यूटू क्यूटू सा नाम रखते हो आप लोग, ठीक है ना। जल्दी से लाइव आ जाओ और हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। कल क्लास नहीं हो पाई थी बच्चों। मेरे साथ ऐसा है सीन है कि मेरी बहुत सारी क्लासेस हैं, दिन भर में 6-7 क्लासेस होती हैं। तो किसी किसी क्लास में बहुत ज़्यादा थका फील करता हूँ, बहुत मतलब अच्छा फील नहीं करता हूँ, तो मैं बच्चों रेस्ट ले लेता हूँ। तो बस सिंपल ये था कि आप लोग के टाइम पे कल मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा था, तो मैंने कल रेस्ट ले लिया। और बच्चों ज़िंदगी में आपको भी ऐसा करना चाहिए। जब आपको लगे भी कि आप किसी चीज़ से बहुत थक गए हैं, किसी चीज़ में आपको मतलब मन नहीं कर रहा है आपका, तो कभी कभी चीज़ों को स्किप करना चाहिए ताकि आगे आपका काम अच्छे से चलता रहे। जबरन अपने शरीर को बहुत ज़्यादा थकाएंगे, बहुत ज़्यादा प्रेशर देंगे, तो फिर वो आपका ज़्यादा साथ नहीं दे पाएगा, ठीक है ना। चलो, गुड आफ्टरनून सभी को, गुड आफ्टरनून। तो मेरी क्लास मिस होगी, ज़्यादा टेंशन मत लेना, ठीक है। हम अगली क्लास में पढ़ा देते हैं अच्छे से। स्टार्ट करें? यस। तो बच्चों आइए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। और बच्चों ये क्लास आपकी 20 में स्टार्ट हो रही है, 55 में समाप्त होगी, यानी 35 मिनट की मेरी क्लास होगी बच्चों, ठीक है ना। बहुत जल्दी कुछ जुगाड़ लगाते हैं भाई, कोई एक आध टीचर देखते हैं बढ़िया ऐसा जो आपको मैथ पढ़ा पाए, साथ में मैं भी पढ़ाऊं, ठीक है। आलोक भैया ही आपको पढ़ाएंगे मेरे बच्चे, ठीक है। तो बताओ, सबसे पहले मुझे बताओ कि फिजिक्स आप लोग को समझ में आ रहा है आलोक भैया से? कमेंट बॉक्स में लिखना बच्चों, फिजिक्स समझ में आ रहा है, यस और नो। समझ आ रहा है, यस और नो। जो भी फिजिक्स आप लोग आलोक भैया से पढ़ रहे हो, क्या फिजिक्स आपको है ना, क्या फिजिक्स आपको समझ में आ रहा है जो आलोक भैया पढ़ा रहे हैं? यस गुरुजी, यस गुरुजी। त्रिशा, गोपाल, जल्दी बताओ, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो भैया पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छे समझ में आ रहा है, तो भैया ही आपको मैथ्स पढ़ाएंगे, ठीक है। अधिकांश पोर्शन हम आलोक भैया को ही बोलेंगे भाई पढ़ाओ, है ना, ताकि मुझे थोड़ा सा मतलब मैं भी पढ़ाऊंगा पर ज़्यादा टाइम, मतलब मैं उनको बोलूंगा भाई पढ़ाने के लिए। सर आलोक भैया बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आलोक भैया बहुत सुंदर पढ़ाते हैं, बड़ा मस्त पढ़ाते हैं। चलो भाई, कम से कम आलोक भैया का तुम लोग फैन तो हो। स्टार्ट करें? चलो। बिहार बोर्ड क्लास 9th मैथ चैप्टर 1 संख्या पद्धति नंबर सिस्टम पार्ट नंबर 6 देखने वाले हैं मेरे बच्चे। श्री गणेशाय नमः। बच्चों देखो, बहुत जल्दी आपका क्लास ऐप के अंदर शिफ्ट होने वाला है। अभी जैसे कि आलोक भैया का आपका पहला चैप्टर खत्म हो गया फिजिक्स में, तो दूसरा चैप्टर का एक लेक्चर होगा यूट्यूब पर, बाकी ऐप पर होगा। तो आप लोग थोड़ा बहुत पैसा खर्चा कीजिए, और ये पैसा बहुत कम है। इतने में बच्चों आजकल अच्छे होटल में जाके बच्चे आइसक्रीम खा लेते हैं, एक टी शर्ट पहन लेते हैं। 499 रुपए बस एक गुरु दक्षिणा है, जिसमें इस फीस को देकर के आप बच्चों ऐप के अंदर पढ़ सकते हैं। तो क्या आपने एडमिशन लिया है बच्चों? जिन्होंने एडमिशन लिया है एक बार दिल बनाकर भेजना कि गुरुजी हमने एडमिशन ले लिया है। जिन्होंने नहीं लिया भैया ले लो फटाफट से एडमिशन। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 1.1 पहले ही समाप्त हो चुका है, तो इसको हम लोग छोड़ते हैं और 1.2 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्नावली बच्चों 1.2, लेकिन 1.2 में जाने से पहले आपको मैं कुछ बेसिक चीजें बताने वाला हूं। बच्चों मैंने आपको कुछ शायद बताया होगा कि जो वास्तविक संख्या होती है, ध्यान देना, एक दिन मैंने ऐसे कुछ हंसते हंसते बोला था कि जो परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या में अगर हम अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों को अगर मिला दिया जाए, परिमेय और अपरिमेय जोड़ना नहीं है भैया, मिलाना है, परिमेय और अपरिमेय मिला दिया जाए तो दोनों जब संयुक्त रूप से होगा तो हम इसे क्या कहेंगे? जल्दी बताओ। परिमेय और अपरिमेय अगर दोनों को मिला दिया जाए तो जो बनेगा हम उसे क्या बोलेंगे? गुरुजी जो बनेगा हम उसे बोलेंगे वास्तविक संख्या। याद है किसी को? परिमेय और अपरिमेय दोनों मिल जाता है तो बच्चों क्या बनता है? अरे लिखो भैया जल्दी से, परिमेय और अपरिमेय मिल जाए तो क्या बनता है? लिखो जल्दी से, मैंने पढ़ाया आप लोगों को। गुरुजी अपरिमेय परिमेय मिल जाने से वास्तविक संख्या का बनता है। हाँ, तो याद रखना, तो मेरे बच्चे वास्तविक संख्या बनता है। अब कहना गुरुजी हमने तो देखा भैया, इस तरह का अगर कोई संख्या है तो हम इन्हें कहते हैं परिमेय, है ना। अगर रूट के अंदर कोई ऐसा संख्या है जिसका वर्गमूल बाहर नहीं हो रहा है तो इसे कहते हैं अपरिमेय। लेकिन गुरुजी एक बात बताइए कि वास्तविक संख्या जो है इसका पहचान क्या है? वास्तविक संख्या का पहचान क्या है? किसी के मन में ऐसा सवाल आ रहा है क्या कि वास्तविक संख्या का पहचान क्या है? बताओ, आप लोग मुझे बताओ कि वास्तविक संख्या को कैसे पहचानेंगे? हम आपसे पूछना चाहते हैं, बताइए जल्दी से कि वास्तविक संख्या को कैसे पहचानेंगे? बताओ।
तो आप कहेंगे सर देखिए, सबसे पहले आप लोग क्लास को शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों के पास। मुझे लगता है बच्चों मैं अचानक क्लास में आया हूं, तो इसका मतलब ये नहीं कि बच्चे कम जुड़ेंगे। सब लोग शेयर कीजिए व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर, स्टोरी में, स्टेटस में लगाओ जल्दी से। तो बच्चों तो हमारा सीधा बात है बच्चों कि वासना इसका कोई पहचान नहीं होता है। तो कहेंगे सर कोई पहचान नहीं। अगर कोई बच्चा कह रहा है कि इसका कोई पहचान है, अगर कोई बच्चा कह रहा है कि वास्तविक संख्या को पहचानने का कोई तरीका है, तो बच्चों वो गलत कह रहा है। इसका कोई पहचान नहीं है, कोई पहचान ही नहीं है ना, पहचान ही नहीं। क्योंकि बच्चों वास्तविक संख्या नाम का कोई चीज है ही नहीं, कोई चीज है ही नहीं जो उसको आप पहचानोगे। वास्तविक संख्या कुछ नहीं है बच्चों, बस परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों को अगर एक जगह लिख दिया जाए बच्चों, बताना मुझे, है ना। मान लो 2/3 है, मान लो 22/7 है, मान लो 4 है, मान लो 9 है, मान लो बच्चों 4.3 है। ये जो बना है ये कौन सी संख्या है बताओ कमेंट बॉक्स में। ये सभी संख्याएं जो हैं ये बच्चों किस संख्या का ग्रुप है, जल्दी बताना मुझे, जल्दी जल्दी किस संख्या का ग्रुप है। तो मेरे सभी बच्चों का आंसर एक साथ आना चाहिए कि सर ये जो ग्रुप है ये परिमेय संख्या का ग्रुप है। यानी जो समूह आप देख रहे हैं ये परिमेय संख्या का है। अभी मैं थोड़ी देर हंसते हंसते आपसे पूछ लूंगा कि बताओ √2 3 + √5 या बच्चों रूट के अंदर में 17, रूट के अंदर में 21 या बच्चों पाई, ये जो संख्या है, ये जो समूह है, ये कौन सी संख्या का समूह है। तो आप कहेंगे गुरुजी ये जो समूह है ये अपरिमेय संख्या का समूह है। अरे भैया वाह, है ना बच्चों। तो एक परिमेय है और एक अपरिमेय है। अब क्या करते हैं हम इन्हें कुछ कुछ को मिला देते हैं, कुछ अपरिमेय संख्या रख देते हैं, कुछ परिमेय रख देते हैं, कुछ अपरिमेय रख देते हैं, कुछ परिमेय रख देते हैं, और मेरे विद्यार्थी जी फिर कुछ परिमेय रख देते हैं, फिर कुछ, है ना, फिर कुछ अपरिमेय रख देते हैं अपरिमेय रख देते हैं। तो अब बताओ ये जो समूह, ये जो ग्रुप मिल रहा है हमें, ये कौन सी संख्या का ग्रुप है, जल्दी जल्दी ये कौन सी संख्या का ग्रुप है। तो मेरे सभी प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने छोटे भाई बहन कहेंगे गुरुजी ये जो ग्रुप आप देख रहे हैं यही ग्रुप है जहां पर परिमेय भी है, परिमेय भी है, ये तीनों परिमेय है, और ये तीनों देखेंगे तो ये तीनों अपरिमेय है, अपरिमेय है। तो जब परिमेय और अपरिमेय दोनों एक साथ देखने को मिले गुरुजी, तो इसी को तो हम कहते हैं वास्तविक संख्या। क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या। मैं आपको 3 स्टेटमेंट देता हूं, आपको उस 3 स्टेटमेंट पर रिएक्ट करना है। रिएक्ट करने का मतलब ये हुआ कि आपको अपना ओपिनियन देना है। पहला मेरा स्टेटमेंट सुनिएगा, मेरा पहला स्टेटमेंट सुनिएगा। क्या प्रत्येक परिमेय संख्या, क्या प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या है? जल्दी रिएक्ट कीजिए, वास्तविक संख्या है, जल्दी रिएक्ट करो। उधर से टाइम क्यों ले रहे हैं आप लोग। अगला क्वेश्चन है क्या प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या है? जल्दी रिएक्ट करो, वास्तविक संख्या है। मेरे छोटे छोटे चुन्नू मुन्नू भाई, मेरे है ना छोटे छोटे मेरे बच्चे, क्या प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय संख्या है? क्या प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय संख्या है? नंबर चौथा है क्या प्रत्येक वास्तविक संख्या क्या प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय संख्या है। तो मेरे बच्चे, मेरे ये 4 चीजों में आपको रिएक्ट करना है। तो सबसे पहला मेरे छोटे भाई बहन हमने पढ़ा क्या प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक है। तो देखो परिमेय ये है बच्चों, और परिमेय संख्या जितने भी परिमेय संख्या हैं वो सभी वास्तविक हैं। ऐसे समझो एगो बाबूजी है, दोनों बेटा है। क्या समझना है कि जो वास्तविक संख्या है वो बाबूजी है, ये देखिए बाबूजी, है ना। तो जो वास्तविक जो है, ध्यान दीजिएगा, वास्तविक संख्या बाबूजी हुआ और 2 बेटा हुआ, एगो परिमेय हुआ और एगो अपरिमेय हुआ। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, अब आपको पता ही है कि बेटा किससे बना है, बताओ बेटा किससे बना है। अब नहीं बोलिएगा तो दिक्कत हो जाएगा। बेटा किससे बना है? सर बाप से बना है। तो यहाँ पूछ रहा है कि प्रत्येक बेटा, यानी परिमेय मतलब बेटा, बाप है मतलब बाप से बना है। बिल्कुल यस लिखेंगे।
यस, प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक है। तो बच्चों अपरिमेय संख्या जो है वो भी तो वास्तविक है, तो है, तो यस लिखेंगे। लेकिन उल्टा जब पूछा गया, जब उल्टा पूछा गया मेरे बच्चे कि प्रत्येक वास्तविक संख्या यानी बाप ही बच्चों बेटा है, ना ना ना, जब ऐसा पूछेगा कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय है यानी कि बाप का सब संपत्ति भी एक के बेटा का है, तो नहीं है। तो कहा गया है क्या प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय है, यानी हर वास्तविक संख्या परिमेय है? नहीं, वास्तविक संख्या में परिमेय भी है और अपरिमेय भी है, दोनों मिला हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए। इसलिए सिर्फ एक का नाम कहना गुरुजी गलत बात है, गलत बात है। एक का नाम कहना गलत बात है ना। क्या प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है? नहीं, नहीं, गलत बात है। क्योंकि जब भी हम वास्तविक संख्या की बात करेंगे तो वहां परिमेय और अपरिमेय दोनों की बात होगी, किसी एक को क्रेडिट देना गलत बात है। तो मेरे बच्चे यहां पर भी लिखेंगे भैया गलत बात है। तो समझ गए? समझ गए तो दिल बनाकर भेजिए कि गुरुजी समझ गए, समझ गए। सब लोग दिल बनाकर भेजो, समझ गए। समझ गए तो दिल बनाकर भेजिए। लक्ष्मण जी, फैजान जी, हाँ, नीतीश कुमार, अभिषेक कुमार, कृति कुमारी, अमित कुमार, अभिषेक, जल्दी बताओ फटाफट से। समझ गए तो दिल बनाकर भेजिए जल्दी जल्दी से। चलो भैया, बहुत सुंदर। अब इस लिहाज से हम बात करते हैं बच्चों, अब हम इस कुछ क्वेश्चन को देखते हैं और इस क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करते हैं। 1.2 का पहला सवाल है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ आपको उत्तर देना है। ऐसा नहीं कह देंगे कि खाली गुरुजी असत्य है, असत्य है तो क्यों असत्य है, ये आपको कारण देना पड़ेगा। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या, जितने भी अपरिमेय संख्या है, एक वास्तविक संख्या है। बोलो सत्य है या असत्य है? अपरिमेय बोले तो बेटा बाप के अंदर आएगा, बिल्कुल आएगा। पूछा है प्रत्येक अपरिमेय संख्या क्या एक वास्तविक संख्या है? तो लिखेंगे बच्चों सत्य, बिल्कुल सत्य है। सत्य में कोई कारण नहीं देना है, असत्य आएगा तो कारण दे देना है। अगला सवाल पढ़िए। अगला सवाल कह रहा है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट के अंदर के रूप में होता है। बहुत बढ़िया बात है। जहां m एक प्राकृत संख्या है, बिल्कुल गलत बात है बच्चों। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट के अंदर m के रूप का होता है। यस और नो बताना है मेरे बच्चे। पहले बताना पड़ेगा कि संख्या रेखा पर हम किस बिंदु को दर्शाते हैं। मेरे बच्चे कोई बता सकता है कि संख्या रेखा पर हम किसको दर्शाते हैं? क्या हम बच्चों ना सिर्फ प्राकृत को दर्शाते हैं? ये प्राकृत है। कोई बच्चा को तो आइडिया होगा, क्या हम बच्चों संख्या रेखा पर हम पूर्ण संख्या को दर्शाते हैं, यानी 0 1 2 3 4 5 इसको दर्शाते हैं? क्या हम संख्या रेखा पर पूर्णांक संख्या को दर्शाते हैं, यानी बच्चों 0 0 1 2 3 4 तो होगा ही, और यहाँ माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 किसको दर्शाते हैं? तो मेरे बच्चे लिखना स्टार्ट कर दिए हैं कि गुरुजी हम लोग संख्या रेखा पर हमेशा पूर्णांक संख्या को दर्शाते हैं। किसको दर्शाते हैं बच्चों? पूर्णांक। तो देखो यहाँ पर 1 भी है, यहाँ 2 होगा, यहाँ 3 होगा, यहाँ 4 होगा, यहाँ 5 होगा, यहाँ 6 होगा, अनंत तक चलेगा। यहाँ माइनस के 1 होगा, माइनस के 2 होगा, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, ऐसा कुछ होगा। तो क्या बच्चों संख्या रेखा पर हमेशा पूर्णांक को दर्शाते हैं, याद रखना बच्चों। अब दूसरी बात है, क्या ये रूट के अंदर m के रूप में है? अगर हम रूट के अंदर m के रूप में एक को लिख सकते हैं? हाँ सर, एक बाहर हुआ। यस गुरुजी। क्या 2 को रूट के अंदर में रूप के अंदर लिख सकते हैं? नहीं गुरुजी। इसका क्या बराबर? नहीं गुरुजी। तो संख्या रेखा पर कुछ संख्याएं ऐसी हैं जो रूट के अंदर m के रूप में है, पर बच्चों हर संख्या को हम रूट के अंदर m का नहीं कह सकते हैं। तो बच्चों बताओ सत्य है या असत्य है? सत्य है। देखो मेरे पास बच्चों 9th पढ़ाए हुए मेरा 4-5 साल हो गया। मैं 4-5 साल से 9th नहीं पढ़ाया हूँ। जो सीरियस बात है मैं आपको बता देता हूँ। मुझे लगता है कि मैं वर्ष 2022 में लास्ट बार 9th पढ़ाया था, है ना, 21 या 22 में बच्चों। उसके बाद मैं अभी तक 9th क्लास नहीं पढ़ाया हूँ। तो मैं पिछले 4-5 साल से 9th का क्लास नहीं पढ़ाया हूँ। मेरे पास कोई किताब भी नहीं है। पर हाँ बच्चों, मैं 12 तक को मैथ पढ़ाता हूँ, तो कॉन्सेप्ट इतना है कि भाई आप लोग बहुत आसानी से पढ़ोगे। संख्या रेखा
का प्रत्येक बिंदु रूट के अंदर m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। बोलो, है ना, है ना। तो मेरे विद्यार्थी जी बोलो, ये सत्य है या असत्य है? तो मेरे प्यारे बच्चों, ये असत्य है। एक मेरा विद्यार्थी जी कह रहा है, एक मेरा विद्यार्थी जी कह रहा है कि सर सत्य क्यों है, समझाइए। हे भगवान, हम आपको बोले बाबू कि जो वास्तविक संख्या है वो परिमेय और अपरिमेय दोनों से मिलकर बना है। हमने आपको ये कहा कि वास्तविक संख्या परिमेय अपरिमेय दोनों से मिलकर बना है। तो यहाँ कह रहा है क्या प्रत्येक अपरिमेय वास्तविक है? बिल्कुल है, सभी अपरिमेय वास्तविक हैं, सभी परिमेय भी वास्तविक हैं। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय है, ये बोलो सही है या गलत है? सही है या गलत है? मेरे बच्चे, ये तो गलत बात है। प्रत्येक वास्तविक यानी बाप जो है वो बेटा के, एक के बेटा का संपत्ति हो जाएगा, बाप का संपत्ति एक बेटा कैसे हो सकता है? नहीं बच्चों। तो लिखेंगे बच्चों असत्य, और कारण लिखेंगे बच्चों, लिखेंगे कारण, कारण लिखेंगे क्योंकि वास्तविक संख्या, क्योंकि वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या परिमेय तथा वास्तविक संख्या परिमेय तथा अपरिमेय संख्या का मेल होता है। परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय होता है। संख्याओं का ग्रुप जो बोल रहे थे हम, संख्याओं का समुच्चय होता है। समुच्चय, स म हर्षुकार अद च च य, समुच्चय होता है। तो मेरे बच्चे एक्चुअल में ऐसा होता है ना, जो वास्तविक संख्या होते हैं परिमेय और अपरिमेय दोनों का समुच्चय होता है। तो सिर्फ हम अपरिमेय को नहीं कह सकते हैं। बच्चों समझ में आया? तो एक बार जल्दी से यस लिखकर सर 2 नंबर समझा दीजिए। देखो बच्चों, कहता है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट के अंदर m के रूप का होता है। यानी बच्चों हम कह सकते हैं रूट के अंदर m का वही होगा जो बच्चों पूर्ण वर्ग संख्या होगा। कौन सा होगा? पूर्ण वर्ग संख्या। कितने बच्चे समझते हैं कि पूर्ण वर्ग संख्या बच्चों, जैसे 1 जिसका वर्गमूल बच्चों निकल जाए, जैसे 4 वर्गमूल निकल जाए, जैसे बच्चों 9, जैसे 9 जिसका 3 निकल जाए, 16 जिसका 4 निकल जाए। तो ये सभी संख्या बच्चों पूर्ण वर्ग संख्या थोड़ी है। ये 1 2 3 ये रूट के अंदर में कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है ना। तो मेरे विद्यार्थी जी हम लिखेंगे कि प्रत्येक जो संख्या है वो रूट के अंदर m के रूप का नहीं है। असत्य बच्चों, है ना, नहीं है। सिंपली आपको समझना पड़ेगा। कारण अगर आप पूछेंगे तो लिख देंगे बच्चों क्योंकि, क्योंकि संख्या रेखा पर, संख्या रेखा पर पूर्णांक संख्याएं होती हैं। संख्या रेखा पर पूर्णांक संख्याएं होती हैं, पूर्णांक संख्याएं होती हैं जो रूट के अंदर m के रूप का नहीं होती। m के अंदर रूट, है ना, सॉरी, है ना, जो रूट के अंदर, सॉरी, जो रूट के अंदर m के रूप का नहीं होती, है ना, नहीं होती। आप इस तरह से लिख देंगे बच्चों, नहीं होती है। ठीक है, अगर समझ में आया तो प्यारा प्यारा सा, है ना मेरे बच्चे, प्यारा प्यारा सा दिल बनाकर भेजिए अगर समझ में आ रहा है तो। चलिए, एक विद्यार्थी जी किसी और संस्था का प्रचार करने आया, गुरुजी वहां पर पढ़ो। बढ़िया है बाबू, हर जगह पढ़ना, हर जगह देखो ज्ञान बट रहा है। आपको जहां से पढ़ना है आप पढ़ सकते हैं। मैं किसी को जबरदस्ती यहाँ पर लाया हूँ? बताओ, किसी बच्चे को मैंने जबरदस्ती लाया है कि भाई आप जबरदस्ती मेरे पास पढ़ने आओ? नहीं बच्चों, जिसको जहां पढ़ना है वो वहां पढ़िए। ज्ञान कहीं से भी आए, ज्ञान लेना चाहिए और पढ़िए। आप स्वतंत्र, हम कभी नहीं बोलेंगे भैया कि मेरे पास ही पढ़ो, हम ही महान हैं, ये वो, आ जाओ। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। अगला सवाल पर बच्चों आइए और सवाल को समझने का प्रयास कीजिए। क्या सभी धनात्मक पूर्णांक, जब मैं धनात्मक पूर्णांक के बारे में बात कर रहा हूं तो आपके मन में क्या चल रहा है? मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि धनात्मक पूर्णांक आप किसको मानते हैं। मेरे बच्चे, धनात्मक पूर्णांक का मतलब हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8, ये है धनात्मक पूर्णांक। अब चलिए आगे पढ़ते हैं। जैसे एक लाइन बोला गया उसको पढ़िए फिर आगे बढ़िए। क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? अब सबका वर्गमूल कीजिए और बताइए क्या अपरिमेय होते हैं? वर्गमूल बच्चों, सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल। तो 1 का वर्गमूल 1 निकल गया। गुरुजी गलत बात है, ये तो परिमेय आ गया। 2 का वर्गमूल कर रहे हैं तो रूट 2 ही हुआ। सर ये तो अपरिमेय आ गया।
अगर हम 3 का वर्गमूल करते हैं तो सर √3 आ गया, अरे ये तो अपरिमेय आ गया। और फिर 4 का वर्गमूल करते हैं, ये तो फिर 2 निकल गया, तो सर ये परिमेय आ गया। तो आप देखेंगे बच्चों, आप देखेंगे ये बच्चों रूट के अंदर 3 है, ये तो अपरिमेय आ गया। और इसको आप देखेंगे बच्चों, इसको रूट के अंदर 4 का 2 बाहर होगा, ये तो परिमेय आ गया। तो यहां पर आपको पता चलेगा बच्चों क्वेश्चन जो कह रहा था, क्वेश्चन कह रहा था क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? तो बोलो बच्चों, बताओ सत्य है या असत्य है? सर बोला है क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? तो मैं देख रहा हूं परिमेय भी होता है, अपरिमेय भी होता है, परिमेय भी होता है, अपरिमेय। तो बात सही है या गलत है? तो बच्चों लिखेंगे बच्चों ऐसा नहीं है ना, ये गलत है, असत्य है बच्चों। तो पहली बात ये लिखा हमने, असत्य है। ठीक है, अब आगे पढ़ो, आगे क्या कह रहा है? यदि नहीं, बिल्कुल नहीं, तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो परिमेय संख्या है। बच्चों ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो परिमेय संख्या है। आप कौन सा उदाहरण देना चाहेंगे? आप कौन सी संख्या का उदाहरण देना चाहेंगे? तो हम लिखेंगे बच्चों उदाहरण, हम लिखेंगे बच्चों उदाहरण। देखो, एक ऐसी संख्या का उदाहरण दीजिए जो परिमेय हो, है ना। एक ऐसी संख्या का उदाहरण ना, एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो परिमेय है। तो बच्चों बहुत सारा, 1 का ही वर्गमूल निकाल लीजिए, 1 आ गया, परिमेय है। आप लोग क्या उदाहरण दे रहे हैं? हम तो 1 का दे दिए, और बताओ कोई 4 का देगा, 4 का वर्गमूल दे देगा, वर्गमूल देखो 2 आया, परिमेय है। कोई बच्चा कह रहा हो गुरुजी हम तो 9 का देंगे, 3 आ गया। कोई बच्चा कह रहा है गुरुजी हम तो 25 का देंगे। तो बच्चों ये डिपेंड करता है कि आप, एक ठो पूछा है, आप किसका देना चाहते हैं। देने का तो आप बहुत सारा दे सकते हैं, ठीक है ना। चलो तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, क्या हम आगे बढ़ जाएं? आगे बढ़ जाएं तो यस लिख करके भेजिए कि गुरुजी आगे बढ़ जाइए, आगे बढ़ जाइए, यस लिख करके भेजिए, यस 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 यस। चलो भाई, बहुत सुंदर। बच्चों दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। बच्चों √5 को संख्या रेखा पर किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है? देखो इसके 2-3 तरीके हैं। एक तो सबसे आसान तरीका है बच्चों कि √5 का पहले बताओ वर्गमूल क्या है। कौन बताएगा मेरे बच्चे √5 का वर्गमूल क्या होता है? पहले बताओ √5 का वर्गमूल क्या होता है। तो प्यारे बच्चों √5 का वर्गमूल करने के लिए हम लोग चल दिए हैं बच्चों। 2 से पहले खिलाएंगे 4, बच गया 1 मेरे बच्चे, बच गया 1। अब आपको पता है कि 2 से बच गया बच्चों हमारे पास क्या, 2 से हमने 2 लिखा, बच गया 1 पॉइंट देने से यहाँ डबल 0 मिलता है, 2 और 2 जोड़ने से यहाँ 4 हो गया। अब यहाँ बच्चों अगर हम 2 फिर से देते हैं तो 2 दूनी 4 बच्चों और 8 हो जाएगा। यहाँ बचेगा 10 का बच्चों 6 बचेगा, 9 में से 1 16 बचेगा, ठीक है ना। यहाँ लिखेंगे 2, जोड़ेंगे इसको 4 हुआ, यहाँ जोड़ेंगे 4 हुआ, डबल 0 यहाँ आ जाएगा बच्चों। 3 से भाग लगाएंगे, 3 तिया 9, 3 चौके 12, हासिल रहा 1, 12 और 1 13, ठीक है। 10 में से गया बच्चों तो 1 बचा, 9 में से गया तो 7 बचा, है ना। 10 में गया 9 तो 1 बचा, 9 में से गया 2 तो 7 बचा, और 5 में से बच्चों यहाँ 2 बचा, ठीक है ना। आगे मेरे विद्यार्थी जी यहाँ हो गया 6, यहाँ हो गया 4, यहाँ हो गया 4, डबल 0 और आ जाएगा तो बच्चों 2 3 हो गया, है ना। बताओ क्या होगा, लगभग 4 के बराबर है। अच्छा लगभग 4 के बराबर है, 2.24, ठीक है बाबूआ, 4 16 ज्यादा हो जाएगा, चलो ठीक है। ऐसे बुक में क्या दिया रहता है, √5 का मान क्या रहता है, √5 का मान है ना 2.24 होता है। चलो ठीक है भैया 2.24, ठीक है ना। चलो मान लो, तो आगे और निकलेगा। तो बहुत इजीली बच्चों पहले हमें बनाना है संख्या रेखा। तो जब संख्या रेखा बनाएंगे तो संख्या रेखा पर सबसे पहले मानेंगे 0, फिर मानेंगे बच्चों 1, फिर मानेंगे बच्चों 2, फिर मानेंगे बच्चों 3, फिर मानेंगे बच्चों 4, यहाँ मानेंगे -1, यहाँ मानेंगे -2, यहाँ मानेंगे -3। तो √5 बताओ किसके बीच में है, किसके बीच में √5 है, मुझे बताओ किसके बीच में है मेरे बच्चे। हाँ
है ना। भग गुरुजी एक बार और बताइए। वह पगली क्या बता रहे हो, गुरुजी से ऐसे बात करोगे जी? तो जल्दी बताइए मेरे बच्चे कि इसमें से दो और तीन के बीच में, 2 और 3 के बीच में 5 है, 2 और 3 के बीच में √5 है। तो 2 और 3 के बीच में बच्चों हम लोग क्या करेंगे, 2.24। तो 2 और 3 के बीच में यहां पर बच्चों आराम से √5 को बैठा देंगे इस तरह से। एक तो ये तरीका है, ये सबसे हल्का है बच्चों, है ना। ये सबसे हल्का तरीका है कि भाई आप इसको 2 और 3 के बीच में बैठा दीजिए, छोड़ दीजिए, है ना। या तो एक तरीका क्या है कि अब 2 और 3, एक बच्चों 2 और 3 के बीच में इसको और 2-3 बार इसको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं एक बार इसको देख लूंगा बच्चों कि कैसे होता है, एक बार देख करके मैं आप लोग को अच्छे से एक बार और बता दूंगा। एक तो यही तरीका है कि भाई 2 और 3 के बीच में रख दो, बस हो गया काम। ठीक है, समझ आया तो यस लिख करके भेजिए कि गुरुजी ये सबसे आसान तरीका है, सबसे हल्का तरीका है कि भाई चलो कुछ नहीं किए, हमने 2 और 3 के बीच में इसको बैठा दिया कि √5 2 और 3 के बीच में है, क्योंकि 2.23 जो है या 2.24 जो है वो 2 और 3 के बीच में आ रहा है। ठीक है ना, चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े तो बताइए। यस गुरुजी आगे बढ़िए। अगला सवाल देखते हैं बच्चों, अगला सवाल, लेकिन मैं इसको एक बार अगेन बताऊंगा, मैं पहले बोल देता हूं कि एक बार मैं इसको एक बार देख करके बच्चों अच्छे से, फिर मैं एक बार अच्छे से बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन लिखा है बच्चों, कक्षा के लिए क्रियाकलाप वर्गमूल सर्पिल की रचना। कागज की एक बड़ी सीट लीजिए, ले लिए बच्चों, और नीचे दी गई विधि से वर्गमूल सर्पिल की रचना कीजिए। कर देंगे। सबसे पहले बिंदु ओ लीजिए और एकक लंबाई का रेखाखंड ओपी खींचिए। बच्चों 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 ध्यान दीजिएगा मेरे बच्चे, कहते हैं कि एक सबसे पहले एक बिंदु ओ लीजिए। बिंदु ओ ले लिया आपने? यस सर ले लिया। बिंदु ओ लीजिए और यहां से बिंदु ओ से एकक लंबाई का, यानी कि बच्चों 1 इकाई लंबा एक रेखा खींचना है। एकक लंबाई, है ना, एकक लंबाई रेखाखंड ओपी खींचिए। जल्दी जल्दी मेरे साथ में आप लोग कॉपी में बनाइए, मेरे साथ में आप लोग कॉपी में बनाइए जल्दी से। ये बच्चों हो गया पी, ये क्या हो गया पी, तो बन गया बच्चों ओपी। आगे एकक लंबाई OP1 पर लंब रेखा P1 P2 खींचिए। अब इस पर बच्चों लंब रेखा खींचना है ना। इसको P1 माना है, इसको क्या माना है P1, और बच्चों एक और लिया गया है P2। क्या लिया गया है बच्चों? ये लिया है P2। अब यहां से खींचना है लंब, तो चलो बच्चों लंब हमने खींच दिया, लंब हमने खींच दिया। अब बोल रहा है, क्या बोला है? एकक लंबाई वाला, एकक लंबाई वाले OP1 पर लंब खींचिए। एकक लंबाई यानी इसका भी लंबाई कितना होगा? इसका भी लंबाई 1 होगा मेरे बच्चे, इसका भी लंबाई 1 होगा। ये हो गया लंब। क्या खींचे बच्चों? ये हो गया हमारा लंब, ये हो गया हमारा लंब, ये हो गया लंब। इस पर क्या खींचने बोला? लंब खींचने बोला है। आगे पढ़ो भैया, लंब खींच दिया, ठीक है ना। अब जल्दी से बताइए, अगर ये 1 है और ये 1 है तो कितने ऐसे विद्यार्थी हैं जो पाइथागोरस के बारे में कभी सुने हैं? आइए हम आपको सुनाते हैं। आइए बच्चों हम आपको एक काम की बात बताते हैं। अपने हेडलाइन में लिखिएगा, एक पन्ना उल्टा दीजिए, जगह छोड़ करके लिखिएगा समकोण त्रिभुज। क्या लिखिएगा बच्चों? समकोण त्रिभुज, है ना। समकोण त्रिभुज के बारे में क्या आप कभी सुने हैं? क्या आप समकोण त्रिभुज के बारे में कभी सुने हैं? यस और नो? ऐसा होता है बच्चों समकोण त्रिभुज, ऐसा होता है समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में क्या होता है, एक कोण कितने डिग्री का होता है बताओ? समकोण त्रिभुज में एक कोण जो है, ये जो है समकोण त्रिभुज में एक एंगल 90 डिग्री का होता है, और 90 के सामने वाली भुजा को हम कहते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं? कर्ण। और ये वाला भुजा है बच्चों लंब, 90 जहां बन रहा है लंब, और ये है बच्चों आधार। ठीक है ना, तो एक है लंब, एक है कर्ण, एक है आधार। कर्ण को बच्चों हम लोग, ये कर्ण को बोलते हैं H, लंब को बोलते हैं P, और आधार को बोलते हैं B। बच्चों जब कर्ण निकालना हो तो क्या आपको पता है कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? इसमें बच्चों है ना, एक प्रमेय लगता है। इसके बारे में पाइथागोरस साहब ने कहा था, उन्होंने एक प्रमेय दिया था जिसको हम लोग कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। क्या बोलते हैं बच्चों? पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। क्या आप जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? किसी बच्चे को पता है तो बताइए।
पाइथागोरस जी के अनुसार से पाइथागोरस प्रमेय क्या है? पाइथागोरस प्रमेय क्या है बच्चों बताइए। सर पाइथागोरस प्रमेय ये है कि जो कर्ण का वर्ग है, उनका मानना है कि जो कर्ण का वर्ग होता है एक समकोण त्रिभुज में, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का जो वर्ग होता है वो लंब के वर्ग, लंब का वर्ग और प्लस में लंब का और आधार का जो वर्ग है उसके योग के बराबर होता है। ये आपको पता होना चाहिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा, ये चीज आपको याद रखना है। अब इसको हम लोग थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा, है ना। कर्ण को इंग्लिश में हाइपोटेनियस बोलते हैं तो h का स्क्वायर, लंब को परपेंडिकुलर बोलते हैं तो p का स्क्वायर, आधार को बेस बोलते हैं b का स्क्वायर। तो बच्चों h स्क्वायर बराबर होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अगर h चाहिए होगा तो रूट के अंदर में लिखते हैं p का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर, क्योंकि आप जानते हैं कि जो इधर स्क्वायर में है तो जाके इधर रूट बनाएगा बच्चों, जानते हैं कि नहीं बताओ। यस, तो h बराबर हो गया p स्क्वायर और प्लस में b स्क्वायर। मेरे विद्यार्थी जी h निकालने का ये फॉर्मूला है। अगर कभी p निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो निकालेंगे h स्क्वायर और माइनस में b स्क्वायर। कभी b निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, h स्क्वायर और माइनस में p स्क्वायर। तो कितने ऐसे विद्यार्थी जी हैं जिसके मन में ये तीनों फार्मूला याद हो गया? जल्दी से मुझे यस लिख करके भेजिए, गुरुदेव याद हो गया। और याद होना चाहिए, किसी भी हाल में आपको ये तीनों फार्मूला याद होना चाहिए बच्चों, है ना। ये तीनों फार्मूला आपको याद होना चाहिए किसी भी हाल में, ठीक है। चलो चलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब मेरे बच्चे ऐसी स्थिति में अगर मैं आपको कहूं मम्मी, है ना, अगर मैं आपको कहूं बच्चों ध्यान देना, अगर मैं कहूं कि एक समकोण त्रिभुज बन रहा है मान लो, है ना, और यहाँ पर बच्चों A है, यहाँ पर B है, यहाँ पर C है ना। अब यहाँ हम इसको 1 लेते हैं, इसको 1 लेते हैं, तो बताओ AC का मान क्या होगा, जल्दी से AC का मान क्या होगा, जल्दी बताओ AC का मान। तो आप कहोगे सर देखो AC जो है ना ये कर्ण है यानी H है, और ये हमारा P है और ये हमारा B है। अगर ये थीटा यहाँ है तो नहीं है तो भी बच्चों कोई दिक्कत नहीं है। तो सिंपली आप कहोगे सर H बराबर रूट के अंदर में P स्क्वायर और प्लस B स्क्वायर बराबर, तो लिखेंगे P का मान 1 है और बच्चों B का मान भी 1 है, तो रूट के अंदर 2। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिसका आंसर रूट 2 आया होगा, ध्यान दीजिएगा, रूट के अंदर 2, रूट के अंदर में 2 होगा। बच्चों मान लो अब मैं आपको अगला क्वेश्चन देता हूं, मैं यहां से हटा करके मैं बच्चों क्या करता हूं, अब क्या करता हूं मैं कि इसको ले लेता हूं रूट 2। अब बताओ कर्ण कितना होगा, अब बताओ कर्ण कितना होगा। तो सर अब अगर मुझे कर्ण निकालना है तो वही फार्मूला है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो अब कर्ण निकालेंगे तो p का मान है 1 का स्क्वायर और इसको आपने माना है रूट 2 ना, तो बच्चों रूट 2 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, रूट 2 का 2 होता है, तो अब निकलेगा बच्चों रूट 3। अब बताओ अगला आंसर क्या निकलेगा, तो अब आंसर निकलेगा बच्चों हमारा रूट 3। चलो बहुत सुंदर बहुत सुंदर। अब मेरे विद्यार्थी जी एक काम करो, एक काम करो, अब मैं इसको मिटा देता हूं, इसको मिटा देता हूं, अब इसको मैं मान लेता हूं रूट 3, अब इसको मानता हूं रूट 3। अब बताओ मान क्या आएगा, अब हमारा मान क्या आएगा प्लीज बताइए। तो सर देखिए फार्मूला तो वही है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, फार्मूला तो वही है p स्क्वायर और प्लस में b स्क्वायर। तो आप p किसको कह रहे हैं, p कह रहे हैं आप 1 को और b कह रहे हैं आप रूट 3 को। तो बच्चों p का स्क्वायर होता है 1, सॉरी 1 का स्क्वायर होता है 1 और रूट 3 का होता है 3। तो अब रूट के अंदर कितना हो गया, अब रूट के अंदर हो गया 4, तो अब निकलेगा बच्चों 2। अब क्या निकलेगा 2, अब क्या निकलेगा 2, अब क्या निकलेगा 2। चलिए एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, अब इस 2 को यहाँ लाते हैं, अब इस 2 को यहाँ ला दीजिए। अब बताइए अब बच्चों हमारा h क्या निकलेगा, अब हमारा h क्या निकलेगा। आप कहेंगे सर सब चीज तो सेम है, सब चीज तो सेम है, सब चीज तो सेम है। अब अगर हम इसको निकालते हैं तो p का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर और b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। तो बच्चों 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, तो कहेंगे अब होगा रूट के अंदर में 5। क्या होगा, अब होगा रूट के अंदर में 5। तो मेरे बच्चे सेम टू सेम ऐसा ही हमें करना है इसके पहले वाले सवाल में, सेम टू सेम ऐसा ही करना है हमें इस क्वेश्चन में। कह रहा है बच्चों, क्वेश्चन को पढ़ के देखिएगा, तो यहाँ पर कह रहा है कि कागज की एक बड़ी
कागज की एक बड़ी शीट लीजिए, कागज की एक बड़ी शीट लीजिए और नीचे दिए गए विधि से वर्गमूल सर्पिल की रचना कीजिए। सबसे पहले एक बिंदु O लीजिए और एकक लंबाई का रेखाखंड OP खींचिए। एकक लंबाई OP1 पर लंब रेखा P1 P2 खींचिए। खींच दिए। अब बच्चों OP2 पर लंब खींचिए। इस तरह से आपको लंब खींचते जाना है, खींचते जाना है, खींचते जाना है, ठीक है ना। इस प्रक्रिया को बच्चों आपको दर्शाने वाला एक सुंदर सर्पिल प्राप्त कर लेंगे, ठीक है ना। कुछ नहीं है, ये क्वेश्चन तो है ही नहीं, समझो। तो बच्चों 1 1 अगर यहाँ होगा तो आप मुझे बताइए कि 1 1 अगर हम लोगों ने लिया था तो हमारा कर्ण कितना आया था, बोलो। वर्ण ना, एक एक लेने पर हमारा कर्ण कितना आया था, आपको याद होगा। एक एक लेने पर हमारा वर्गमूल 2 आया था। अब फिर से कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर का लंब खींचिए और बच्चों फिर से यहाँ कर्ण बनाइए, ठीक है ना। अब यहाँ फिर बनेगा, ये हो जाएगा बच्चों P3। अब बच्चों अब ये हो गया है ना, ध्यान दीजिए। अब ये 1 है, अब ये 1 है और ये अब ये √2 है, तो यहाँ क्या बनेगा आपको पता है ना, √3 बनेगा। उसी प्रोसेस से बनाएंगे तो √3 बनेगा। अब फिर इसमें 1 सेंटीमीटर का लंब लेना है और फिर इसको मिलाना है। अब ये √3 है और ये 1 है, तो अब बताइए, अभी जस्ट आप लोग बनाए थे, √3 और 1 होगा तो रूट के अंदर में 4 होगा, 4 के लिए बाहर कितना होगा, 2। फिर 1 सेंटीमीटर खींचना है, तो अब ये 2 है और ये 1 है, तो अब हमें क्या प्राप्त होगा बच्चों, बताओ। तो सर अब हमें प्राप्त होगा रूट के अंदर में 5। अब फिर 1 सेंटीमीटर लेना है, खींचना है, तो बच्चों यहाँ पर फिर 1 सेंटीमीटर लेना है। ये P3 है, ये P4 होगा, ये P5 होगा, ये P6 होगा। मेरे बच्चे अब ये √5 का स्क्वायर, √5 और 1, तो ये हो जाएगा √6। फिर 1 सेंटीमीटर खींचेंगे, है ना मेरे विद्यार्थी जी, 1 सेंटीमीटर खींचेंगे तो यहाँ पर 1 सेंटीमीटर, तो ये होगा √7। फिर 1 सेंटीमीटर खींचेंगे तो अब क्या होगा, अब होगा मेरे बच्चे रूट के अंदर 8, 8 को लिखते हैं 2√2 और रूट के अंदर 8। फिर 1 सेंटीमीटर खींचेंगे तो यहाँ होगा बच्चों रूट के अंदर 9, रूट के अंदर 9 का 3 बाहर होता है। फिर 1 सेंटीमीटर खींचेंगे बच्चों, यहाँ पर रूट के अंदर 10, तो यहाँ 10 बाहर होगा, है ना, इस तरह से होगा। और फिर इसी तरह से बच्चों फिर 1 सेंटीमीटर खींचेंगे तो बच्चों अब ये तो मिल ही गया, मान के चलो। तो इससे हमें क्या प्राप्त होगा बच्चों, बताओ हमें क्या प्राप्त होगा। तो हमें एक सर्पिल प्राप्त होगा। ये कोई क्वेश्चन ही नहीं है बच्चों, है ना, बस ये बताया गया है कि ऐसा ऐसा करके देखिए, एक सर्पिल प्राप्त होगा बच्चों, एक सर्पिल प्राप्त होगा और कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए, तो यही था हमारा बच्चों 2.2 में। यहाँ पर एक दर्शाने के लिए बोला है, ये कोई क्वेश्चन नहीं और ये पेपर में कभी आएगा भी नहीं, बस आपको समझना था भाई ऐसा ऐसा दिया गया है, ठीक है। मेनली आपको ये समझाना था इसमें कि यहाँ जो प्रमेय का यूज हुआ है वो कौन सा प्रमेय का यूज हुआ है, तो यहाँ पर बच्चों पाइथागोरस प्रमेय का यूज हुआ है। ये सबसे इंपॉर्टेंट था कि हमने जो यूज किया है यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय का यूज किया है। तो बच्चों 1.2 भी खत्म हो गया, 1.2 भी खत्म हो गया। अब अगली क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, अगली क्लास में इस क्वेश्चन के बारे में मुझे याद दिला दीजिएगा, याद दिला देंगे बच्चों। तो याद दिला दीजिए कि सर √5 के बारे में कुछ अच्छे से और बताइए, है ना, और बताइए, ठीक है। चलिए, तो बच्चों कॉन्ग्रेचुलेशन आप सभी को, कैसा लगा एक्सरसाइज पढ़ के बताओ, है ना। कॉन्ग्रेट्स आप सभी को, कॉन्ग्रेट्स बच्चों। 1.2 फिनिश हो गया, फिनिश्ड हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में एन से नेक्स्ट सी से क्लास नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं 1.3, नेक्स्ट क्लास में 1.3 पढ़ने वाले हैं। तो मिलते हैं बच्चों कल की क्लास में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ठीक है। अब हम जा रहे हैं बच्चों 12th क्लास में, है ना। आप सभी लोग लाइक जरूर कर लीजिएगा, ठीक है ना, जितने मेरे बच्चे हैं सब लोग बच्चों सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा। एक बार जल्दी जल्दी लाइक कर दो सब लोग सेशन को, और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, है ना, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना बच्चों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि आप लोगों को क्लास कैसा लगा। समर वेकेशन कब दीजिएगा सर, अरे भैया हाँ, आप लोग को समर वेकेशन चाहिए ऑनलाइन में भी, चलो ठीक है देखते हैं।